हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम फार्मेसी प्रैक्टिस सीरीज को पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में हमारे यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 दो यूनिट बची हैं जिनके अंदर एक दो टॉपिक रह गए हैं। उसी टॉपिक में से आज हमारा एक टॉपिक है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा एक व्यक्ति जो कि काउंटर के पीछे खड़े होकर दवाइयाँ देता है, बट असल कहानी ऐसी नहीं है। जब भी हम फार्मासिस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि ये कोई काउंटर है, उसके पीछे बैठा हुआ खड़ा हुआ वो व्यक्ति आपको कोई दवाइयाँ देगा और उसी को हम फार्मासिस्ट बोल देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि प्रोडक्ट या मेडिसिन ओरिएंटेड ना होकर डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि ये नाम डिनोट कर रहा है, क्लिनिकल और फार्मेसी रिलेटेड टू द मेडिसिन। क्लिनिकल का मतलब होता है कोई भी एक मेडिसिन या फिर थेराप्यूटिक स्पेसिफिक थिंग जो कि डायरेक्टली ह्यूमन के साथ में हो रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में क्या हो रहा है, ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है ह्यूमंस के ऊपर। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है इन द एस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन के बेसिस पर क्लिनिकल फार्मेसी है क्या। अगर हम बात करें तो ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी की एक ब्रांच है जहां पर फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट केयर दैट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिकेशन। मतलब कि एक फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी केयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेडिकेशन को देख रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दवाइयों को डिस्पेंस ना करके वो क्या कर रहा है, पेशेंट के साथ में डायरेक्टली मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, पेशेंट को केयर कर रहा है। ये है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो इनका जो कोर मिशन होता है कि प्रमोट हेल्थ, वेलनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का ये मेन पैटर्न होता है। ये जो टर्म है क्लिनिकल फार्मेसी, जो प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, वो आया कहाँ से? Emerged in a hospital to address poor medicines control system, a fundamental shift from the product-oriented dispensing to a patient-oriented role। मैं कहूँ कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखने के बाद डायरेक्टली आपके साथ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ का ये काम बोल दिया गया है कि वो आपको देखरेख करेंगे। बट फार्मेसी या फार्मासिस्ट जिसके पास बहुत अच्छी खासी मेडिसिन की नॉलेज होती है, वहाँ पर ये चीज़ हुई कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें किसी एक ऐसे पर्सन का होना भी नेसेसरी है जो क्या कर सके, जिसके पास मेडिसिन की समझ हो, थेरेपीज की समझ हो और पेशेंट के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। 1960s में ये टर्म स्टार्ट हुई, लेट 1960s में इसको वार्ड फार्मेसी के नाम से बुलाया गया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1992 के आसपास ऊटी और मैसूर में ये प्रैक्टिस हॉस्पिटल में स्टार्ट होना शुरू हुई और यहीं से आगे ये इमर्ज होती है। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस नाम से एजुकेशन भी लॉन्च की जाती है। धीरे धीरे इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल हो गई हैं, जो कि एक फार्माकोविजिलेंस होता है, उसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। फार्माकोविजिलेंस में एडीआर को मॉनिटर करने में, एडीआर को डिटेक्ट करने में, एडीआर को रिपोर्ट करने में, उनका डेटा देखने में, और क्लिनिकल ट्रायल्स में तो इनका रोल होता ही होता है। अगर हम समझें कि ट्रेडिशनल और क्लिनिकल फार्मेसी में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल फार्मेसी की हम बात करें जहां पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ड्रग ओरिएंटेड, एक फार्मासिस्ट जिसको आपने काम असाइन कर रखे, मेडिकल स्टोर में रहेगा, दवाइयों को डिस्पेंस करेगा एज पर द ऑर्डर, लोकेशन प्राइमरी फार्मेसी या डिस्पेंसरी में होगा, डिस्पेंसिंग द मेडिसिन, कम्युनिकेशन लिमिटेड, इंटरेक्शन पेशेंट के साथ में बहुत कम है, ओनली प्रिस्क्राइब बेसिस पर है। बट क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, फार्मासिस्ट पेशेंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, पेशेंट केयर एरियाज आईसीयू क्लिनिक्स में होगा, लोकेशन जो इसकी प्राइमरी रोल ऑप्टिमाइज द थेरेपी एज part of the healthcare team, communication direct collaboration with the doctor, nurse and even patient। यहाँ पर फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर रह के क्लिनिक्स में, वार्ड्स में प्रेजेंट रहेगा, जो ना सिर्फ ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवन ड्रग पेशेंट के थेरापेटिक पॉलिसी, थेरापेटिक प्रोसीजर के टाइम में इन्वॉल्व रहेगा और ड्रग के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फाउंडेशन प्रैक्टिस एंड रिव्यू एंड रिकंसिलिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है, जो कि उसकी नेसेसरी ड्यूटी होती है। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू और मेडिकेशन हिस्ट्री। चार्ट रिव्यू कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी ड्रग है, डोज है, एलर्जीज है, रूट है, एक
फॉर्म एक प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी हुई होती हैं, जो उनको ऑलरेडी मेडिकेशन ऑर्डर मिल चुका होता है, एक चार्ट पेशेंट का जहां पर उसकी सारी ड्रग कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी, कब देनी, उसको पेशेंट को एलर्जी क्या क्या है उसको रिव्यू करता है ताकि कोई भी मेडिकेशन रिलेटेड एरर ना हो। अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेडिसिन ऑर्डर, गोल टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट्स ड्रग थेरेपी एंड प्रिवेंशन ऑफ मेडिकेशन एरर और सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से आपकी ड्रग क्या है स्टार्ट हो रही है और चार्ट रिव्यू करने के बाद में क्या है पेशेंट को ड्रग दे दी जाती है, जिससे क्या है उसका जो थेरापेटिक आउटकम्स हैं वो इंक्रीज किए जा सके। हिस्ट्री इंटरव्यू में अगर मान लेते हैं किसी डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रस है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रॉपरली पेशेंट से सारी चीज़ें नहीं पूछ पा रहा है, यहाँ पर आपने देखा होगा हिस्ट्री इंटरव्यू का मतलब यहाँ पर इंटरैक्टिव सेशन होता है एक फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में, जिससे वो उसकी मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल अडेरेंस को प्रमोट करने के लिए, ड्रग रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए, एलर्जिक चीज़ों को जानने के लिए, हेल्थ केयर सप्लीमेंट अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा खा रखे हैं उनके साथ में इंटरेक्शन हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करता है। अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट को कंप्लीट मेडिकेशन यूजेस के बारे में, प्रिस्क्राइब OTC alternatives to provide the foundation for assessing the current therapy and preventing the errors like duplication, omission and admission. The patient caregiver previous prescription referral letters। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हिस्ट्री में फार्मासिस्ट ये इंश्योर करता है कि जिस भी पेशेंट को कोई भी दवाई दी गई है उससे पहले वो कोई और मेडिसिन कंज्यूम ना कर रहा हो, कोई एलर्जी तो नहीं है उसको किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ में, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है ड्रग का, हर्बल सप्लीमेंट्स तो नहीं खा रहा है जो कि ड्रग के साथ में इंटरफेयर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस तो नहीं है। इसके बेसिस पर क्या इंश्योर करता है कि सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन पेशेंट्स को दी जा सके। ये हमारे क्लिनिकल रिव्यू का पार्ट होता है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आता है। रिव्यू प्रोसेस में चार्ट रिव्यू, मेडिकेशन ऑर्डर, जब फार्मासिस्ट के पास में वार्ड में उसको दिखता है प्रिस्क्रिप्शन तो उसकी ये है कि जो मेडिकेशन ऑर्डर दिया गया, मेडिकेशन ऑर्डर मतलब प्रिस्क्रिप्शन, वो लीगल है, क्लियर है, अम्बिगियस है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बहुत किसी पर्टिकुलर टर्म्स में कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो इंश्योर करता है। ड्रग डोज, रूट, शेड्यूल, अप्रोप्रिएटनेस पेशेंट कंडीशन के बेसिस पे दिया गया, एज, ऑर्गन फंक्शन, पेशेंट की एलर्जी, मेडिकेशन डुप्लीकेशन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी डिटेल्स होती हैं एज पर द पेशेंट ओरिएंटेशन, सही ड्रग दी गई है, सही पेशेंट को दी गई है, एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, जिसकी वजह से क्या है मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स ना हो सके और थेरापेटिक आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सके, पेशेंट की केयर को भी इम्प्रूव किया जा सके। ये होते हैं क्लिनिकल रिव्यू। क्लिनिकल रिव्यू का मतलब सिंपल सा है कि अगर किसी पेशेंट को ड्रग थेरेपी दी जा रही है, उस थेरेपी के बेसिस पर पेशेंट के अंदर हेल्थ केयर जो आउटकम्स आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स को चेक करना। इतने समय से कोई पेशेंट अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो ये इंश्योर करेगा कि जो थेरेपी है वो इफेक्टिव है या नहीं है। एक हफ्ते किसी की दवाई चल रही है उसमें सेम आउटकम्स ऐसे ही हैं, उसकी हालत जो है, थेरेपी जो है स्टार्ट हो रही है लेकिन फिर भी उसकी डिजीज में, उसके सिम्टम्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, इसको हम क्लिनिकल रिव्यू के बेसिस पे कहते हैं। और डेली रिव्यू ऑफ पेशेंट प्रोग्रेस देखते हैं कि एसेस टू द थेरेपेटिक आउटकम जो भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्स, इज ड्रग इज वर्किंग, सेफ्टी, इज द ट्रीटमेंट रेजिमेन इज सेफ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई ADR तो नहीं हो रहा, नीड थेरेपी में कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं है। दीज आर द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट कम्स अंडर द क्लिनिकल रिव्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, TDM या DTM इसको हम बोल देते हैं, बेसिकली TDM बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर कोई ड्रग अपने थेरापेटिक मार्जिन, थेरापेटिक विंडो जो ये होती है, थेरापेटिक रेंज जिसकी नैरो होती है, कम होती है, तो वो एक सर्टेन लेवल के बाद टॉक्सिक हो जाती है और सर्टेन एक लेवल के बाद इनइफेक्टिव हो जाती है। इसी रेंज में क्या है कि आपको उस ड्रग की कंसंट्रेशन को मैनेज करना है, इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पर ड्रग का जो इफेक्ट है वो पेशेंट के अंदर अच्छे से आ सकता है। डेफिनेशन की हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट ड्रग थेरेपी, कि ड्रग का पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना है जिसकी वजह से उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली दिया जा रहा है पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगी, कम हो जाएगा तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। उसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है उसमें मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना इज द
कम्स अंडर द TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंडर में आता है। प्राइमरी गोल टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग विद इन अ स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक रेंज। TDM एसेंशियल क्यों है? अगर किसी ड्रग्स का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा नैरो है या लो है, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉरफरीन। वॉरफरीन क्या है कि इसका जो थेरापेटिक कंसंट्रेशन होता है या थेरापेटिक मार्जिन होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। सिस्प्लेटिन हो गया, अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिनका जो थेरापेटिक मार्जिन है वो कम होता है। ऐसी ड्रग्स के ऊपर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम थेरेपी को इम्प्रूव कर सके, पेशेंट की केयर को इम्प्रूव कर सकें। अब इसमें क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा? एडवाइस करेगा एप्रोप्रिएट टाइमिंग, ब्लड सैंपलिंग कब करनी है ऑन द बेसिस कब दिया गया है। हेल्प करेगा सिलेक्ट टू इनिशियल डोज रेजिमेन, इंटरवल क्या रहेंगे, एडजस्ट करेगा डोज रेजिमेन को कि अगर पेशेंट के अंदर इतना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो हम उसको कितनी डोज दें कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो ऑप्टिमम बना रहे, ना तो साइड इफेक्ट आए, टॉक्सिसिटी आए और ना ही इनइफेक्टिव बनी रहे। ये बेसिकली रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। अब फ्रॉम रिव्यू टू रिकमेंडेशन, ये आपके आता है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। अब वार्ड राउंड का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सनल जिसमें डॉक्टर्स होंगे, फिजिशियंस होंगे, आपके फार्मासिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, वो क्या करते हैं डेली बेसिस पर हॉस्पिटल के वार्ड्स में राउंड लगाते हैं। राउंड लगाने का मतलब ये है कि पेशेंट के पास जा जाके वो देखते हैं, थेरेपीज को देखते हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है, स्पेसिफिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट इंटरवेंशन और वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, दो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं। पहले हम वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। टू कंट्रीब्यूट द prospectively to the patient care by the providing real time drug therapy experience, contribution provide information on pharmacology, pharmacokinetic, drug availability, cost, influence optimal drug therapy selection from the state and detect the report advice. For example, इसको सिंपल वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का सिंपल मीनिंग इतना सा होता है कि डॉक्टर्स की टीम जाके वार्ड में विजिट करती है, पेशेंट्स की हेल्थ को देखती है, चार्ट रिव्यू करती है। यहाँ पर फार्मासिस्ट क्या होता है, उसी वार्ड में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक कर चुका है, चार्ट रिव्यू देख चुका है, क्लिनिकल रिव्यू देख चुका है, फार्माकोलॉजी की उसको अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस व्यक्ति, तो डॉक्टर के साथ में कम्युनिकेट करके बेटर रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है, पेशेंट की कंडीशंस बता सकता है, डायरेक्ट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके थेरापेटिक इंटरवेंशन कर सकता है। वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर किसी पेशेंट की किडनी में प्रॉब्लम है, ड्रग क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उसके हम डोज रेजिमेन चेंज कर सकते हैं। थेरेपी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट अगर डॉक्टर से वो कांटेक्ट करेगा तो उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कि डोज एडवाइस, रिकमेंडिंग अ डोज एडजस्टमेंट, एडवाइस ऑन ड्रग चॉइस, स्पेसिफिकली अगर जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर भी हॉस्पिटल फॉर्मुला में कोई नई ड्रग, सेफ ड्रग ऐड हुई है, तो हम अल्टरनेटिव से कौन कौन सी डोज को ऐड कर सकते हैं। कम्युनिकेट प्रिस्क्राइबर क्लैरिफाई कर सकता है कि अगर किसी के डोज के बीच में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो आपस में नहीं जा सकती, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया है, तो उसको भी चेक करके डॉक्टर से बात करके वो चेंज उसको करा सकता है। एडीआर को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या दिखता है, अगर किसी ड्रग को स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन या स्पेसिफिक ड्रग के साथ दिया जा रहा है तो कोई एडीआर आ रहा है तो उसको भी चेंज कर सकता है। इंटरवेंशन है ताकि थेरेपेटिक आउटकम्स को हम बढ़ा सके, मेडिकेशन एरर को हम कर सके। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करता है और इंटरवेंशन करता है ऑन गोइंग थेरापेटिक ट्रीटमेंट को अलॉन्ग विद द फिजिशियंस और डॉक्टर। ये उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फार्मासिस्ट करता है क्लिनिकल फार्मेसी के अंडर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डोजिंग पैटर्न या कुछ रीनल फंक्शन के बेसिस पर ड्रग थेरेपी को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ रीनल क्लियरेंस या रीनल फंक्शन पे थेरेपी के अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं। रीनल फंक्शंस क्यों जानना जरूरी है? कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है, किडनी का काम ये होता है कि उसको एज पर द शेड्यूल टाइम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे या एलिमिनेट करे या क्लियर करे। अगर किडनी आपकी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो ड्रग को वो ऑन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड बॉडी के अंदर से क्लियर कर देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी। बट अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है ड्रग रिलेटेड, अब वो जो ड्रग है वो क्लियर ना होकर बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है। अगर वो ड्रग बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है तो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, एडीआर कॉज कर सकती है, कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो कुछ टेस्ट को इंश्योर करता है जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड एंड पॉइंट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म। हमारी जो मसल्स हैं उससे मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो वेस्टेज निकलता है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की फॉर्म में और सीरम क्रिएटिन की फॉर्म में निकलता है। अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ मसल्स और मोर सेंसिटिव टू द इंडिकेटर। अगर
इनका कंसंट्रेशन आपके यूरिन में बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा कि ड्रग का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। ये एज अ मार्कर की तरह काम करते हैं, जिससे ये इंडिकेट किया जा सकता है कि अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जनरल रूल, द सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू डबल्स विद ईच 50 डिक्रीज इन जीएफआर। जीएफआर हम देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जो क्रिएटिनिन का लेवल है, फॉर एग्जांपल 1 mg/ml के हिसाब से क्रिएटिन स्क्रीट आउट हो रहा है, तो ये डबल हो जाएगा अगर क्रिएटिन का जो फंक्शन है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, प्रॉपरली किडनी जो है फिल्टर आउट नहीं कर पा रही, क्लियर नहीं कर पा रही। एक ये रूल दिया गया है कॉनक्रॉफ्ट इक्वेशन, इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं कि हम क्रिएटिन के लेवल को चेक कर सकते हैं, जिससे क्या है किडनी के फंक्शन को टेस्ट किया जा सकता है, टॉक्सिसिटी को कम किया जा सकता है, डोज को एडजस्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इससे पहले एक और चीज थी, एक और काम होता है फार्मासिस्ट का क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर कि पेशेंट की काउंसलिंग करें। अब काउंसलिंग कहने का मतलब यहां पर यह है कम्युनिकेशन, पेशेंट से प्रॉपर कन्वर्सेशन, उसकी ड्रग, उसकी डिजीज को लेकर बातचीत। यहां पर क्या है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग देयर डिजीज, साइड इफेक्ट, थेरेपी। अब यहां पर पेशेंट जो है और डॉक्टर फार्मासिस्ट जो है और पेशेंट जो है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। उस कन्वर्सेशन में पेशेंट अपनी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट को शेयर करता है, जिससे फार्मासिस्ट भी उसको उसकी थेरेपी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताती है, जिससे मेडिकेशन और थेरेपी को हम इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके काउंसलिंग के टाइम पे। ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं और इन ओपन एंड क्वेश्चंस में फार्मासिस्ट ये इंश्योर करता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि उसको कौन कौन सी ड्रग दी जा रही है, क्या उसका डोज रेजिमेन है, क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर वो मेडिकल अडेरेंस को फॉलो नहीं करता तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे वो मेडिकल अडेरेंस को फॉलो कर सकता है। तो कुछ ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ। जैसे कि आप कोई दवाई इससे पहले खा रहे हैं, ये जो दवाई है आपको कौन सी डिजीज़ है, आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है। एक प्राइवेट और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में फार्मासिस्ट पेशेंट के साथ में कन्वर्सेशन करता है और उसको प्रॉपरली ड्रग के बारे में समझाता है। एक्टिव लिसनिंग करता है, अगर वो कोई भी चीज़ बता रहा है अपनी डिजीज से रिलेटेड, एक प्राइवेसी वहाँ पर मेंटेन की जाती है। आप कंफर्टेबल करेंगे तो अपनी वो प्रॉब्लम्स बता सकता है, जिससे क्या थेरेपी और हेल्थ केयर आउटकम्स में इंप्रूव हम कर सकें। अवेयरनेस, नॉन वर्बल कॉज, आई कांटेक्ट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। अब इन सब के आउटकम्स क्या आते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ क्यों रही काउंसलिंग की? तो पेशेंट बिकम इन्फॉर्म्ड, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन केयर, इंप्रूव कॉपिंग स्ट्रेटजी फॉर साइड इफेक्ट, मोटिवेट पेशेंट टू अडेयर देयर मेडिकेशन, एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप पेशेंट बिटवीन द फार्मासिस्ट। अगर उसको ड्रग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो फार्मासिस्ट के साथ में शेयर कर सकता है, जिससे ड्रग का जो थेरेपी वो बढ़ाया जा सके, अडेरेंस फॉलो कर सके। सिंपल सी अगर मैं 2 लाइन में कहूँ कि पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में करी गई एक कन्वर्सेशन, जिससे फार्मासिस्ट पेशेंट को ड्रग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, पेशेंट अपनी एलर्जी, डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और एक वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में फार्मासिस्ट ये समझाने की कोशिश करता है कि थेरेपी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है और क्या क्या बताना जरूरी है। इसी को फॉलो करके आप अपनी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैनेजिंग हार्म। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर अकर होती है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या इंश्योर करता है, कैसे वो ड्रग को मैनेज करता है। सबसे पहली बात, एगुमेंटेड और बिजार, ये हमारे टाइप्स एंड रिएक्शंस के प्रेडिक्टेबल है। अगर आपने किसी डोज को खाया है तो हो सकता है उससे ही साइड इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कफ अगर होगा अगर आपने एस इनहिबिटर्स कंज्यूम किए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल होता है डोज, जैसे पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो जाएंगे। आपने सेम डोज में खाया, कुछ कुछ सेंसिटिव जो है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, मतलब कि एक इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस का हो जाना जो कि साइड इफेक्ट में मेंशन नहीं, वो बेजारे हैं।
डोज डिपेंडेंट सेम डोज पर हो सकती है, हो सकता है कि उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करे। यहाँ पर क्या है, इन सबको एक्सेस करना। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इस पूरे के पूरे सिनेरियो में रोल क्या है? रोल ये है कि सबसे पहले क्या करेगा, वो एसेस करेगा, डिटरमाइन करेगा कि जो एडीआर अकर हुआ है वो किस नेचर का है, किस सीवियरिटी का है, किस पर्टिकुलर ड्रग से हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगा, कंप्लीट ड्रग हिस्ट्री देखेगा, कितने टाइम से आप उसको कंज्यूम कर रहे थे, सिम्टम्स क्या क्या आए जिनको हम एडीआर कह सकते हैं, कंसीडर करेगा अदर पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, ड्रग इवेंट और ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बीच में वो ये एनालाइज करेगा कि ये क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट करेगा एडीआर को, जैसे कि येलो फॉर्म कॉन्सेप्ट चलता है या एडीआर जो फार्माकोविजिलेंस का एडीआर फॉर्म होता है उसको फिल करके आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और एडीआर को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास में भेज देंगे और उसको मॉनिटर करके जो भी एडीआर हुआ है उसके मैनेजमेंट में क्या क्या किया जा सकता है। ड्रग को इमीडिएट बेसिस पर रोक दिया जाएगा, उसका कोई एंटीडोट दिया जाएगा। दीज आर द स्टेप्स फॉलोड बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू ओवरकम विद द एडीआर। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं सिंपल लाइन में कहूँ कि अगर किसी पेशेंट की थेरेपी चल रही है, उसको कोई भी एडीआर अगर हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन, उसको फार्मासिस्ट इंश्योर करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट करता है और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर वो अपनाता है, वही क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या इंडिविजुअल बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक केस में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन पेशेंट को कैसे डील करे और उनके थेरेपी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कार्डियक डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है तो की लेबोरेटरी टेस्ट हम करा सकते हैं जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, उन प्रोटीन्स या उन बायोमार्कर्स के बेसिस पर ये देख सकते हैं, उनको एनालाइज करके कि क्या क्या चांसेस हैं अगर उसकी थेरेपी चल रही है। जैसे ट्रोपोनिन हमारा एक मसल्स प्रोटीन होता है, ये क्या करेगा, अगर हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही हैं तो ये ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका हम लेवल चेक करेंगे तो अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो हम थेरेपी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिएटिन काइनेस, ये भी हमारा आइसो एंजाइम है जो कि मोर स्पेसिफिक होता है टू द हार्ट देन द टोटल हमारा क्रिएटिन काइनेस। इसको भी हम चेक कर सकते हैं ब्लड के कंसंट्रेशन में, ताकि इसका आउटकम क्या है, हेल्प टू डायग्नोज द एवेलुएट द सीवियरिटी ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम दैट अप्रोप्रिएट द थेरेपी कैन बी इनिशिएटेड क्विकली एज पर द कंडीशन। अगर हार्ट की आपको कंडीशन देखना है कि क्या स्टेटस है, उसके बेसिस पर हम थेरेपी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली फॉर लीवर, लीवर में अलग अलग एंजाइम काम करते हैं, उन्हीं एंजाइम का अगर लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसके बेसिस पर हम लीवर के फंक्शन, लीवर की हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसी डिटरमाइन करने के बाद एलएफटी करके हम उन डिफरेंट एंजाइम की एनालिसिस करके थेरेपी को और अच्छा बना सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं कोई थेरेपी फॉर द लीवर डिसफंक्शन। ये स्पेशल केस में किया जाता है। अगर इस पूरे के पूरे चीज़ों से की टेक अवे किया जाए तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो कोर शिफ्ट है, कोर शिफ्ट का मतलब ये है कि वो ड्रग और फार्मेसी की डिस्पेंसिंग से शिफ्ट होकर डायरेक्ट पेशेंट के साथ में केयर करता है। दूसरा अगर हम देखें द फाउंडेशन इफेक्टिव, इट वुल्ड ऑन अ इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट द साइंस, इसके पीछे क्या इन्वॉल्व होती है कि क्लिनिकल डिसीजन एविडेंस बेस्ड थेरेपी अप्लाई हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिंग द लैब डेटा, इंडिविजुअल पेशेंट को डायरेक्टली केयर मिल जाती है, एक एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस है इन्वॉल्व द फंक्शन टेकिंग हिस्ट्री, रिव्यूइंग चार्ट्स, मॉनिटरिंग। ओवरऑल हम कहें अगर फार्मासिस्ट किसी भी क्लिनिक में प्रेजेंट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो वो थेरेपी स्टार्ट होने से लेके, थेरेपी चलने से लेके, पेशेंट के ठीक होने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डॉक्टर उस टाइम पे एब्सेंट है तो फार्मासिस्ट ये इंश्योर करेगा सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सके। ओवरऑल क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यही काम होता है जिससे पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके थेरेपेटिक आउटकम्स को बढ़ा सकते हैं और मेडिकेशन रिलेटेड एरर को हम कम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यही था आपका क्लिनिकल फार्मेसी का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके किसी भी टॉपिक में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।